नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिवली थिंकिंग रिफ्लेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली एंड इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। डैश में विचारमग्न ढंग से तथा उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, प्रोडक्टिव थिंकिंग और इवैल्यूएशन, विचार मग्नता, उत्पादकता और साक्ष्य का मूल्यांकन। तो ये जब तीनों चीजें हम कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, इसी को कहा जाता है गहन चिंतन। यहां पे हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं। जो हमने रिफ्लेक्टिवली कहा, जो हमने विचार मग्न कहा, वही रिफ्लेक्शन होता है। जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो हम चीजों को तोड़ रहे होते हैं, और अमूर्त हमारे पास हाइपोथेसिस बेस्ड थिंकिंग होती है, परिकल्पना आधारित चिंतन होता है। ये तीनों भी गहन चिंतन का एक हिस्सा रहेंगे। इन तीनों को भी हम क्रिटिकल थिंकिंग का एक पार्ट मान के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रॉजर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज बेस्ड ऑन assumptions दैट, रॉजर की ग्राहक केंद्रित थेरेपी। तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यानी क्लाइंट को ही हम अपनी थेरेपी करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्लाइंट सेंटर थेरेपी होती है, तो हम क्लाइंट के माध्यम से क्लाइंट की थेरेपी कर रहे होते हैं। अब क्लाइंट के माध्यम से क्लाइंट की थेरेपी करना यानी हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम फिर भी क्लाइंट को अपनी थेरेपी करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या है कि यहां हम किस चीज को देखेंगे। क्या यहां पर बात की जा रही है वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेटिस्फाइंग हिज नीड्स एंड अचीविंग हिज गोल्स। मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है, या मैन क्रिएट्स हिज ओन सेल्फ, जो है मनुष्य अपना स्वयं काम खुद करता है। मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए कहेंगे मैन इज क्रिएटिव, रैशनल एंड कंस्ट्रक्टिव सोशल बीइंग बट नीड्स सपोर्ट। आदमी एक रचनात्मक, तर्कसंगत और रचनात्मक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए उसे समर्थन की आवश्यकता है। तो इसमें रॉजर का बिलीफ क्या था? रॉजर का बिलीफ था पहला कि व्यक्ति अपने गोल्स के लिए और अपने नीड्स के लिए हमेशा प्रयास करेगा, इसलिए हमें उसी को आधार बनाना चाहिए उसकी समस्याएं दूर करने के लिए। एवरी इंडिविजुअल विल ऑलवेज सीक द टू सेटिस्फाई द नीड्स टू अचीव द गोल्स, एवरीबडी विल डू दैट। सो वी शुड यूज दिस टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स टू हैव टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो थेरेपी में हम यही यूज करते हैं, और ये रॉजर्स क्लाइंट सेंटर थेरेपी के रूप में करते हैं, इसे रॉजर ग्राहक केंद्रित थेरेपी के रूप में देखते हैं। तो आंसर यहां पहला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट अ 9-year-old बॉय इज फाउंड टू हैव अ मेंटल एज ऑफ 10 ईयर। तो यहां हमें आईक्यू का क्लासिफिकेशन पूछा है। एक बुद्धि परीक्षण में एक 9 वर्ष के लड़के की मानसिक उम्र, तो हमें देखने को मिला CA है 9 ईयर्स और MA है 10 ईयर्स। तो IQ होता है MA/CA इंटू 100, जो कि हो गया हमारा 10/9 इंटू 100। तो ये हमें देखने को मिला। अगर हम इसको करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो 9 1 द 9 हमें देखने को मिला, तो 111.11 हमें देखने को मिलता है IQ इसका। तो यहां पे हमें जो देखने को मिलता है, ये क्या देखने को मिलता है, अराउंड हम 110 को लेके चल रहे हैं इसमें, तो 110 हमें देखने को मिला। तो अगर हम 110 की बात करेंगे तो 90 से लेकर हमें 110 तक क्या देखने को मिलता है, एवरेज इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। यहां पर जो हमें देखने को मिलती है एवरेज इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलती है। तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम सुपीरियर देखेंगे तो सुपीरियर कैसा देखने को मिलता है, सुपीरियर हमें देखने को मिलता है 110 से 120, जीनियस देखने को मिलता है 120 प्लस, और स्लो लर्नर देखने को मिलता है हमारे पास लेस देन 90, 80 प्लस, ये स्लो लर्नर देखने को मिलता है। तो इसीलिए आंसर यहां पे हमें एवरेज देखने को मिलेगा जब हम 9 ईयर के बच्चे को 10 ईयर का इंटेलिजेंस करते हुए देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव विज्ञानी संपत्ति कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं। तो जो जेनेटिक एंडोमेंट, बायोलॉजिकल एंडोमेंट होता है, बायोलॉजिकल एंडोमेंट होता है हेरिडिटरी। जब हम बायोलॉजिकल एंडोमेंट की बात करेंगे
बायोलॉजिकल एंडाउमेंट यानी हम जैविक संपत्ति की बात करेंगे तो ये होती है हेरिडिटी, ये आनुवांशिकता होती है, ये हेरिडिटी होती है, ये आनुवांशिकता होती है। तो यहां पर जो हमें देखने को मिल रहा है, हम इस चीज को देखते हैं। अब यहां पर हम दूसरी बात करें तो जब हम सोशल रोल्स की बात करेंगे तो सोशल रोल्स से हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहां मिलता है हमें जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता देखने को मिलती है। जो हमारे पास स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो सारे के सारे हमें कहां से देखने को मिलेंगे, वो हमें यहीं से देखने को मिलते हैं कि जितनी भी हमारे पास रूढ़िबद्धता है वो हमें देखने को मिलती है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखें इसमें, If the students do not understand what is taught in the classroom, the teacher should feel. यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि कक्षा में क्या सिखाया जाता है तो शिक्षक को निम्न महसूस करना चाहिए। यानी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब हमें डायग्नोसिस करनी पड़ेगी, हमें डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। और डायग्नोसिस करके हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा, हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हम क्रोधित नहीं होंगे, हम एंग्री नहीं होंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा समय बर्बाद हो रहा है, और किसी तरह की दया नहीं दिखानी होती। हमने साफ साफ यहां पर निदान और उपचार करना होता है, डायग्नोसिस और रेमेडी करनी होती है। तो आंसर यहां पे हमें चौथा देखने को मिलेगा। तो साथियों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें आपने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे होंगे और पुराने कंसेप्ट्स आपने रिवाइज किए होंगे। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।